Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the moment distribution method of chapter Methods of Structure Analysis. This is lecture 3 part 5. Before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to serve you people. आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे. So let's begin our lecture. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इसका दूसरा नाम है हार्डी क्रॉस मेथड. सो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको कहा था एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमें बहुत इन डिटेल पढ़ने पड़ेंगे. इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट ESE SSC JEE पे. तो सबसे पहले एक बेसिक पोर्शन देख लेते हैं जिससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कौन सा मेथड है. डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फोर्स मेथड है, तो हम कहते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट मेथड. अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा ऐसा क्यों है. और डिस्प्लेसमेंट मेथड का दूसरा नाम क्या है सर? स्टिफनेस मेथड है. तो ये दो अपने आप में दिमाग में ज़रूर डाल लेना, इसलिए मैंने ये पॉइंट लगा के लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन. अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है. तो उसको देखते हुए मैंने स्पेशल लाइन यहाँ लिखी हुई है. इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक कौन सी होती है? जिनका क्रॉस सेक्शन सेम बना रहे थ्रू आउट द सेक्शन, जिनका वेरिंग क्रॉस सेक्शन हो, जैसे कि ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाली बीम हो गई, इस पे भी आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो. ओके. तीसरी जो है वो है इंटरनल हिंज, यानी कि इंटरनल हिंज अगर किसी भी इसके अंदर प्रेजेंट हो तो भी आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली लगा सकते हो. रिजिड फ्रेम्स, यानी कि सीधी सीधी तौर पे बात की जाए तो मैंने अंडरलाइन करके लिखा है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. बहुत स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. इनडिटर्मिनेट ज़रूर देख लेना. डिटर्मिनेट के लिए मत लगाना, हम लगाते भी नहीं है. डिटर्मिनेट के लिए हम फोर्स मेथड का समीशन ऑफ फोर्स 0, समीशन ऑफ मूवमेंट 0, ये जो पोर्शन यूज़ करते हैं, इसी से हमारा काम अच्छे से चल जाता है. इसीलिए तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कभी ना कभी आपको ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए ये दो पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं. अब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आती चले जाएंगी. फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ बीम, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, ये सब क्या है. तो उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए या आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ये डेफिनेशंस बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप लॉजिकली सोचें, इसको मत देखें, इस डेफिनेशन को भी थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ना देखें. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कितने लोड लगाने पे वो कितना ज़्यादा बेंड हो जाता है. हमारी देसी समझ के हिसाब से अगर मैंने कोई लोड या मूवमेंट लगाया है तो उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन, रोटेशन होगा, वो जितना ज़्यादा होगा, जितनी ईजिली हो जाएगा, हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरे ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, रोटेट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया. ईजिली हो गया तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है. नहीं हुआ तो हम कहते हैं अरे स्टिफ है, हार्ड है. यही हम जो डे टू डे लाइफ है उसको यूज़ करते हैं. तो उसी के बेसिस पे डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन अंडर अप्लाइड यूनिट लोड, यानी कि आपने 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, उसकी वजह से इसमें कितना रोटेशन आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी. स्टिफनेस क्या होती है? अरे जिसको अपन मोड़ नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, या जिसको घुमाने करने में, डिस्प्लेस करने में, उठाने करने में बड़ा ही जान लगती है, बहुत मुश्किल होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्टिफ बॉडीज़ कहते हैं. इसी डे टू डे जनरल लाइफ की डेफिनेशन को एक लिंक करते हुए आप ऐसे याद कर सकते हैं, लोड रिक्वायर्ड टू हैव यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेशन. यूनिट लोड के अंदर कुछ भी रोटेशन या डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो, डिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, वो हो गई फ्लेक्सिबिलिटी. स्टिफनेस क्या है? जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है या यूनिट रोटेशन है, उसके लिए मुझे कितना लोड लगाना पड़ा, वो हो गई स्टिफनेस. तो स्ट्रक्चरल में या कौन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये जो स्टिफनेस है, इसको हम लिखते हैं K इज इक्वल्स टू m/θ. ये आपको बार बार आएगी और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली सोचा इसको यहीं की यहीं आपको समझा देता हूँ. अब ये जो है यूनिट वाइज देखा जाए तो इसी के जैसा होता है. आप कहना क्या चाहते हैं सर? अपन ने पढ़ा होगा स्प्रिंग स्टिफनेस. स्प्रिंग की स्टिफनेस हमने क्या पढ़ी थी? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था. तो स्टिफनेस फॉर स्प्रिंग्स इज P बाय डेल्टा, या कहूँ कि जो भी फोर्स था, फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा. बट फॉर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहाँ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हमने देख ही चुके हैं कि जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे होते हैं हम चीख चीख के बोलते हैं कि मूवमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो एक्शियल लोड है और शेयर फोर्स है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मूवमेंट। तो ये मूवमेंट के ऊपर ही चल रहा होगा सारा गेम यहाँ पे भी अभी भी, इसलिए इसको m/थीटा से डिनोट करते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर्स के लिए, ये स्प्रिंग्स के लिए, इन दोनों से कंफ्यूज मत होना। कोई बच्चा बोलता था सर ये तो किलो न्यूटन पर मीटर है, ये तो सर किलो न्यूटन मीटर हो गई, तो मैं उनको कहता था ये स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर है, ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। तो इन दोनों को थोड़ा सा आप बोलेंगे जब भी आप लिखें ना, जब भी आप लिखते हैं स्टिफनेस, सिर्फ स्टिफनेस मत बोलो, स्टिफनेस ऑफ बीम फॉर स्ट्रक्चर ऐसे बोल लिया करो अपने मन में, ताकि आपका खुद का कंफ्यूजन ना रहे। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऐसा बोला करो, तो आपको याद रहेगा मैं p/डेल्टा की बात कर रहा हूँ स्टिफनेस फॉर स्ट्रक्चर m/थीटा की बात कर रहा हूँ। ऐसे कंफ्यूजन दूर रखो। अब इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अब इतनी बड़ी बात कर दी सर, मूवमेंट लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, तो अब आप बताओ इसका मतलब जो मेन पोर्शन है जो हमें करना है वो क्या है, वो है स्टिफनेस ऑफ बीम। अब मैं बीम की स्टिफनेस कैसे निकालूं फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो पोर्शन है, सबसे पहले लेते हैं स्टिफनेस ऑफ मेंबर व्हेन फार्दर एंड इज फिक्स्ड। अब एक वर्ड है इसमें फार्दर एंड, इसका क्या मतलब है, आप बीम के किसी कोने में जाके बैठ जाएं और उससे इसका जो दूर वाला जॉइंट है उसको देखें। जो ये दूर वाला जॉइंट है, मैं यहाँ बैठ गया हूँ ऑप्शन बी पे, ये पॉइंट बी पे मैं बैठ गया हूँ और देख किसको रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए कह रहा हूँ सॉरी, द रिएक्शन पॉइंट ए को जो कि फिक्स्ड है। अगर इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, इसकी लेंथ एल है, तो जहाँ मैं बैठा था, मैं वर्ड वापस बोल रहा हूँ, जहाँ मैं बैठा था वहाँ एक मोमेंट लगाऊंगा मैं एम बी ए। अब आप पूछ रहे होंगे सर आज तक तो एम बी लगाते आए थे, एम ए लगाते आए थे, आज अब अचानक आपने बी ए क्यों लगाना शुरू कर दिया। देखो आगे चल के जब आप स्ट्रक्चर को ब्रेक करोगे ना, आपको समझना पड़ेगा आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो। तो मैं जब भी एम बी ए की बात करूं तो आपको समझना है कि मैं मूवमेंट लगा रहा हूं एट बी इन बी ए मेंबर। तो यहाँ में मैंने मूवमेंट लगाया एट बी इन बी ए मेंबर। ओके, इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा बी के ऊपर, बी के ऊपर सर एक रोटेशन आएगा थीटा बी। अभी अभी मैंने स्टिफनेस चीखी थी, स्टिफनेस क्या थी m/थीटा, m/थीटा। तो जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ मैं बैठ गया, यहाँ मैंने मूवमेंट लगा के देखा एम बी ए, यहाँ कोई मूवमेंट लग रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मूवमेंट एट ए बी वाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ मैं उसी मूवमेंट को देखूंगा, तो एम बी ए और वहीं जो रोटेशन हुआ है थीटा बी। तो क्या हो गई स्टिफनेस उस हिसाब से, स्टिफनेस ऑफ मेंबर बी ए। अगेन जब भी मैं ऐसे के बी ए लिखूँ तो समझ जाना स्टिफनेस ऑफ मेंबर बी ए की बात हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एट बी, बी का मतलब एट बी, ए बी ए का मतलब ऑफ मेंबर बी ए। ओके, सो के बी ए इज इक्वल्स टू एम बी ए बाई थीटा बी, अभी अभी ऊपर बताया था मैंने। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू किसके बराबर है, 4EI/L के बराबर है। EI क्या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, L क्या है लेंथ है, 4 फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए होता है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ EI/L इंटू 4। आई होप यू गॉट माई कंसेप्ट। और इसका डेरिवेशन वगैरह देखना हो तो बुक्स में देख लेना, वरना कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, पर अपना डेरिवेशन काम का नहीं है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कराने आया हूँ। अगेन मैं बार बार चीख के बोल रहा हूँ, देखो स्प्रिंग से आयु स्टिफनेस का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, जबकि यहाँ पे आयु स्टिफनेस ड्यू टू स्ट्रक्चर क्या होगी, न्यूटन मीटर। इसको ध्यान रखना, भूलना मत। ओके, ये बड़ा काम आने वाला है अभी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, आपका कन्फ्यूजन दूर मैं यहीं करते चलूँगा। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं सर अपन ने आपको बुक्स में सिर्फ इतना ही मिलेगा, उसके बाद वो अलग अगले पॉइंट पर चले जाते। तो ये जो कन्फ्यूजन है बच्चों का अक्सर रहता है कि सर अपन ये काम भी तो कर सकते हैं, ए पे बैठ जाते हैं, यहाँ जो मूवमेंट आ रहा है, यहाँ जो थीटा आ रहा है, उसका रेशियो लेके हम बोलेंगे स्टिफनेस ऑफ मेंबर ए बी एट ए। अगर मैंने ए के ए बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, स्टिफनेस एट ए ऑफ मेंबर ए बी। बिल्कुल सही मैं कहूँगा सर एम ए बी बाई थीटा ए, बट ये फिक्स्ड है बच्चों, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड का कोई रोटेशन नहीं होता। थीटा ए क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो रख दो। आप कोई भी मूवमेंट लगाओगे इसकी स्टिफनेस क्या हो गई, इन्फिनिटी। यानी कि जो फिक्स्ड एंड है इसकी स्टिफनेस इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा।
यही मैंने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था तब चीखा था, कोई भी चीज़ रिजिड हो और आपके जो जॉइंट्स हों वो फिक्स्ड हों तो समझना वो कभी रोटेट नहीं करेंगे, वो कभी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो मैथमेटिकली वो कैसे दिखे मुझे, वो यहाँ से दिखे। अगर स्टिफनेस इन्फिनिटी हो गई किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तो वो ना कभी रोटेट होगा, ना कभी डिफ्लेक्ट होगा, ना ही कभी वो डिस्प्लेस होगा। ये चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से हमें डाल लेनी है। अब बात करते हैं स्टिफनेस ऑफ मेंबर व्हेन फार्दर एंड इज हिंज्ड। वापस से जैसे मैं बी पे था, मैं उसी बी पे चला जाता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। तो हमारे ये टूनू भाई को हम बैठा देते हैं। लो भाई टूनू भाई यहाँ बैठ गए। टूनू भाई बैठ गए। टूनू भाई क्या बोलेंगे, जो बी पॉइंट है इसके ऊपर जो मूवमेंट है वो बताओ। मैं कहूँगा भाई MBA, ओके। और टूनू भाई क्या बोल रहे हैं, टूनू भाई बोलते हैं कि सर यहाँ जो थीटा आया है वो क्या है, ये जो रोटेशन आया है वो है थीटा बी, ओके। सो एज पर आर डेफिनेशन स्टिफनेस एट बी इन मेंबर BA इज MBA बाई थीटा बी। बिल्कुल सर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर है, 3EI/L के बराबर। फिक्स्ड की में 4EI/L थी और फार्दर एंड हिंज है तो उसकी कितनी हो गई, 3EI/L। अब आपने उल्टा कर दिया। टूनू भाई बोलते हैं ना सर अब बी पे बहुत बैठ गया, अब ए पे भी बिठा दो थोड़ी देर। अब देखो ये फार्दर एंड तो अभी भी इसके लिए हिंज ही है, बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट एट ए बी डिवाइडेड बाई थीटा ए। मूवमेंट एट ए बी डिवाइडेड बाई थीटा ए इज द स्टिफनेस ऑफ मेंबर ए बी एट ए। कह सकता हूँ ना कि ए बी इज इक्वल्स टू अगेन 3EI/L। तो आप किसी भी दो पॉइंट के देख रहे हो, फिक्स्ड में तो एक एंड फिक्स था तो इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ ये दोनों पॉइंट हिंज थे तो मेरे को फ़ायदा मिल गया, 3E/L मिल गया किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखने पे उसकी स्टिफनेस क्या आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार अब आपको ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे कि आप इस पॉइंट से इसको देख रहे हो स्टिफनेस अलग है, इसी पॉइंट से इसको देखोगे तो स्टिफनेस अलग हो जाएगी बीम की, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू अभी से ही आपके दिमाग में इम्पार्ट करना मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी उनका वो कैसे बदलता है वो हम न्यूमेरिकल्स में नीचे देखेंगे। न्यूमेरिकल से पहले मैं कंसेप्ट बताता ही हूँ तो उस कंसेप्ट को आपको एकदम क्लियरली बता दूंगा। तो फिलहाल स्टिफनेस के लिए आप ये दो चीज़ें बिल्कुल रट लें, ये जो मैंने यहाँ पे और ये बताई है, ये तो बिल्कुल भूलनी नहीं है। ये क्या है, स्टिफनेस इन मेंबर्स, ओके। हाँ, एक और पॉइंट होता है कि अगर फार्दर एंड फ्री हो, ये कई बार आपको देखने को मिलता है। फार्दर एंड मैंने फ्री कर दिया, ए पॉइंट पे टुन्नू भाई को फिर से बिठा दो, लो टुन्नू भाई बोलेंगे फार्दर एंड फ्री। फार्दर एंड फ्री तो कोई स्टिफनेस ही नहीं है, सीधा याद रखना कि ए बी ज़ीरो। तो कि ए बी ज़ीरो कब है, फार्दर एंड ज़ीरो कुछ भी नहीं है, फार्दर एंड फ्री है, मज़े कर रहा है। जब फार्दर एंड बिल्कुल फिक्स है तो स्टिफनेस क्या होगी, इन्फिनिटी। और बाकी अगर फार्दर एंड फिक्स और हिंज है तो 4EI/L एंड 3EI/L। ये बिल्कुल रटने हैं, आपको याद करने। तो जो मैंने बात बोली थी, क्वेश्चंस के अंदर आपको बार बार यही चीज़ लिखने को मिलेगी, KAB MCD। तो मैंने सोचा मैं पहले से ही अपने आप जब पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, तभी मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो KAB आपको मतलब वही मिलेगा, स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB एट A, MCD मूवमेंट एट C इन मेंबर CD। चलिए आते हैं स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा सर, अभी तक सबसे पहले हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डेफिनेशंस देखी, इनको कहाँ अप्लाई करना है वो देखा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। इन डेफिनेशन को बार बार मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करूँगा, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। स्टिफनेस इन बीम क्या है वो भी देख लिया, स्टिफनेस ऑफ बीम देख लिया है। तो सर बीम जो होते हैं ना, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बहुत सारे, एक ही जॉइंट से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट कैसे देखें वो है यहाँ पे। stiffness of joint, stiffness of joint is equal to the sum of stiffness of members attached to it। कितनी क्लीन डेफिनेशन लिखी है, मतलब कि stiffness of joint O is the stiffness of O this thing, जो भी है ये C कह लो, OC, stiffness of OB, stiffness of OA। जैसे कि यहाँ टेक जॉइंट O मैंने ले लिया सर, टू फाइंड द स्टिफनेस एट O गिव मोमेंट M, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था स्टिफनेस इज इक्वल्स टू M/θ वाला कंसेप्ट, इसलिए सबसे पहले मैंने एक इमेजिनरी मोमेंट लगा दिया है यहाँ पे M। इस M की वजह से जॉइंट भाई जो है हमारे रोटेट करेंगे, और ये जो M है ये मैंने जॉइंट पे लगाया है, यानी कि OA OB OC के जॉइंट पे लगाया है।
तो ये मूवमेंट मैं मानता हूँ थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, जीरो मत समझना, ये ओ है। और तो ये मैंने कहा ये मूवमेंट जो है ये थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एम ओ ए, एम ओ बी, एम ओ सी, बिल्कुल सर। और उसके अकॉर्डिंग मुझे स्टिफनेस मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को तो सर एक ही सर पीयूष सर ने अपने लेक्चर्स में सिर्फ बीम का लगाना सिखाया था, तो मैंने कहा ठीक है यार एक बीम का ही लगाओ, अपन क्यों इतनी माथाफोड़ी करें। तो एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस छोटे से का देख लिया हमने, ठीक है। फिर इस भाई का अलग देख लिया। अब ये तो हमको पता है, ये जो है ओ ए, ओ ए का मतलब क्या है सर, स्टिफनेस ऑफ मेंबर ओ ए एट ओ, बिल्कुल सर। एम ओ ए बाई थीटा ओ ए, ये मैंने ओ पॉइंट का लगा दिया। ये क्या होगा, फिक्स एंड है, 4 ई आई एल, तो 4 E1 I1/L1 कर दिया। ओ बी की बात करो सर, ओ बी जो है वो सर एम ओ बी बाई थीटा ओ बी हो गया, बिल्कुल बाय डेफिनेशन। और ये फार्दर एंड क्या हिंज है, तो ये क्या हो गया 3E/L हो गया सर, है कि नहीं। और जो फाइनल है सर, ये फाइनल है, ये फ्री एंड है, और ये भी अब हमने देखा है सर इसकी स्टिफनेस तो क्या होनी है, ज़ीरो होनी है। इसका मतलब यहाँ कोई मूवमेंट होना ही नहीं। वैसे ये कंसेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा आगे जब मैं बताऊंगा ये मूवमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अभी तो क्वेश्चन आपका यही आ रहा होगा दिमाग में कि ये कैसे लिखना था, वो मैंने बता दिया। अब दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन एकदम से पॉपअप कर रहा होगा कि पीयूष सर ने ये जो मूवमेंट लिखा ये किस बेसिस पे इसको इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टिफनेस तो अलग अलग है, तो मूवमेंट भी तो अपने आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। तो आपसे कभी भी कोई कहे स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बताओ, तो आप क्या करेंगे, हर एक मेंबर की स्टिफनेस निकालो उस जॉइंट से कनेक्टेड और सबको ऐड कर दो। तो यहाँ 4E1/L और ये 3E1/L वाला पोर्शन मैंने अच्छे से ऐड कर दिया। ये 4 कहाँ से आ गया, इसमें 3 है, ये 3E2I2। ये हो गया 3E1/L। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ही है जो मुझे बताएगी मूवमेंट जो है किसी जॉइंट के अबाउट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी ऊपर वाला उठा लो, उसको उठाते हैं। ऊपर वाले में चलो क्या पिन था तो मैंने तीनों में फिक्स कर दिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, सब जगह 4E1/L हो जाएगा इसको देखने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है मोमेंट्स अप्लाइड एट द जॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर स्टिफनेस, यानी कि इनका मूवमेंट इनकी स्टिफनेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जो आप मैथमेटिकली लिखोगे, कैसे लिखोगे, एम लगाया था मैंने तो इस मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होना होगा ओ ए ओ बी ओ सी में, तो मैंने कहा मूवमेंट ओ ए मूवमेंट ओ बी ओ सी, इनका रेशियो किसके बराबर है, के ओ ए के ओ बी के ओ सी के बराबर है, इनके इंडिविजुअल मेंबर स्टिफनेस के बराबर है। यहाँ देखो, यहाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ओ के रेस्पेक्ट में ए फिक्स तो 4E1/L, ठीक है सर। ये वाला E2I2 है या I1 है तो 4E1I1/L1, यहाँ एल ये हो गया 4E2I2/L2 इस टू। ये सी जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, ये हिंज है। सॉरी मैंने अगर पहले फिक्स बोला तो ध्यान नहीं दिया था, तो ये हिंज पॉइंट है, तो ये कितना हो गया 3E3I3/L3 हो गया। तो ये मोमेंट जो इनका रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, यानी कि मोमेंट उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस रेशियो में आपका स्टिफनेस है। तो एक बार ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस इसकी थी, फिर उससे कम इसकी थी, और इसकी स्टिफनेस तो ज़ीरो थी। तो यहीं से मुझे पता चल गया जो मूवमेंट ओ सी या फ्री एंड वाले में आना है ना, उसका मूवमेंट ही ज़ीरो होना है, यानी कि मूवमेंट एम जो है वो सिर्फ ओ ए और ओ बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। आ रही बात क्लियर। अब ये थी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के साथ साथ और दो चार चीज़ें आई हैं, वो भी देखो। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ये कहती है अगर आपका जो ये पॉइंट ओ है, अगर ये थीटा से रोटेट हुआ है ड्यू टू मोमेंट एम, तो बाय स्टिफनेस कंसेप्ट मेरे को ये पता है, यही पीयूष सर ने स्टार्ट किया था, हम इसी को पकड़ते हैं सबसे पहले। तो इसने कहा था के ओ यानी कि सारी स्टिफनेस जोड़ दो, वो वाला टोटल मोमेंट डिवाइडेड बाय रोटेशन थीटा। ओके, तो ये वाला काम मैंने कर दिया, एम बाय थीटा। थीटा क्या है, थीटा ऑफ ओ, जॉइंट ओ। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ये भी बोलती है
कि अगर आप जब इस सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये मोमेंट m था, ये यहाँ पे आ गया OB, OA, OC, तो इसका इंडिविजुअल जो आप लेंगे ना, इनका जो रोटेशन होने वाला है, जैसे कि ये OA यहाँ होगा, OB इधर होगा और OC इधर होगा, ये सब की सब बराबर होंगे, ये सब की सब थीटा होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहती है, बकायदा बुक्स में प्रूफ देख सकते हैं, इसमें घुसना नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि जब कोई जॉइंट थीटा से रोटेट कर रहा है तो उससे अटैच्ड सारे मेंबर्स भी थीटा से रोटेट होंगे। ये कंक्लूजन है इस बात का। ओके, सो मैं ये बात यहाँ पे लिख भी देता हूँ। if joint rotates by theta, then all connected individual members also rotate by theta। तो ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे अपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बिल्कुल नोट करके लिख लें आप। चलिए अब आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की ओर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी देखा हमने कि मूवमेंट आया था, वो स्टिफनेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आप कह सकते हो मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हो स्टिफनेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर मेंबर आई, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर आई का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? उसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय उसकी टोटल स्टिफनेस। और मैं यहाँ यूँ भी कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टिफनेस के अकॉर्डिंग ही आपको मूवमेंट होता है। तो जो मूवमेंट है आई के अंदर, आई मेंबर के अंदर, वो डिवाइडेड बाय टोटल मूवमेंट, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इनसे आपका बार बार पाला पड़ेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर। आपको निकालना तो सीखना ही पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों से। सो जैसे कि अबव केस है, मैंने ये कहा कि अबव केस मतलब ये जो भी अभी हमने देखा था, ये वाला, ये रहा, यहाँ पे ये 2 फिक्स हैं और ये हिंज्ड है। इन वाले पॉइंट्स के लिए अब आपको कोई कहता है OA मेंबर का निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? 4E1I1 डिवाइडेड बाय टोटल, जो हमने करा था। अभी B वाले का निकालना है और ये हैंग कर रहा है बार बार। ठीक है, ये टोटल वाला हो गया। तो ये इस तरीके से OB का हो गया कि स्टिफनेस ऑफ मेंबर OB डिवाइडेड बाय टोटल हो, तो यहाँ K टोटल और उसकी स्टिफनेस, KOC उनकी स्टिफनेस और उसका टोटल। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। अब ये जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं ये बड़ी काम आएंगी। उसके साथ साथ अभी एक चीज़ और बची है, वो है कैरी ओवर फैक्टर। अब ये पार्ट क्या है? ये सारा की सारा भाई जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, ये अभी सब की सब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही चल रहा है, तो कंफ्यूज ना होना, ये सब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ही पार्ट हैं। ये सबको कंबाइन करके ही मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। तो अब कैरी ओवर फैक्टर क्या है? कैरी ओवर फैक्टर मैं कहूँगा इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे। इवन जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सब सेक्शन है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, स्टिफनेस वाला कंसेप्ट और वो थीटा से रोटेट हुआ, इनके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर ये कैरी ओवर फैक्टर के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा जाता है कि बोलता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप बता दो इसका मूवमेंट क्या है।
सो या इवन आप डायरेक्ट आ जाता है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आप बोलते हो हाँ मैं इसको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से करूँगा। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस की अप्रोच बनानी होती है। तो अब क्वेश्चन है कि सर ये कैरी ओवर फैक्टर क्या है? जो बाय डेफिनेशन दी गई है इसकी कि सर कैरी ओवर फैक्टर ये होना चाहिए, वो है कैरी ओवर फैक्टर इज कैरिड ओवर मोमेंट एट फार्दर एंड डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट एट नियर एंड। हमारा जो टुन्नू भाई था, हमने उसको किसी भी पॉइंट पे बिठाया हुआ था, ठीक है, हमने किस पॉइंट पे बिठा दिया उसको, वहाँ पे मूवमेंट लग गया सर m। जिस पॉइंट पे टुन्नू भाई बैठते हैं वहाँ मूवमेंट लग गया m, ठीक है, और जो फार्दर एंड पे मूवमेंट गया वो है ma। अभी मैं इसको डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। ओके हियर वी गो। तो इसमें कुछ एंड कंडीशंस हैं और वो डायग्राम्स यहाँ पे चलेंगे। तो कैरी ओवर फैक्टर मैथमेटिकली इज ma बाई m, बोथ ma और m जो है सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं। अब ये जो मैंने बात बोली है यहाँ देखने को मिल रही है आपको, ये पॉइंट b है, आज ये कुछ ज़्यादा ही प्रोसेसिंग कर रहा है, सॉरी। अच्छा ये पॉइंट जो है b है, देख रहे होंगे आप, b के ऊपर मोमेंट m लगा हुआ है और a के ऊपर मोमेंट एम ए कह दिया है। आप चाहो तो इसको एम बी ए और एम ए बी भी कह सकते हो। फिलहाल जैसे बुक्स में होता है वैसी रिप्रेजेंटेशन देने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि बुक्स के अंदर एम ए बाई एम लिखा था तो मैंने भी सोचा इसको ऐसे ही सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो मूवमेंट m लगा और एम ए बाई एम, अगर आपका फार्दर एंड फिक्स्ड है, फार्दर एंड फिक्स है तो कैरी ओवर फैक्टर कितना है, हाफ है। तो एम ए बाई एम की वैल्यू हो गई हाफ। अब यानी कि आपने लगाया था पॉइंट बी के ऊपर m, आपने पॉइंट बी के ऊपर लगाया m मूवमेंट, और आपको मूवमेंट जो ए पे चला गया होगा या फाइनली जो मूवमेंट आएगा वो क्या मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। ये किस टाइप की बीम्स में होगा या किस टाइप के स्ट्रक्चर्स में होगा, ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर ही ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया। अभी देखते हैं अगला, जब फार्दर एंड हिंज है। ऐसा होने पे अगर हमने मोमेंट m लगाया b पॉइंट पे, तो जो मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा एट a वो होगा एम ए। और आप जानते हैं फार्दर एंड क्या है, हिंज है, तो हिंज पॉइंट पे कोई मूवमेंट आ सकता है नहीं। सो कैरी ओवर फैक्टर क्या हुआ, एम ए बाई एम, जीरो। ये कंसेप्ट क्या है सर कैरी ओवर फैक्टर का? कैरी ओवर फैक्टर का कंसेप्ट ये है कि आप जहाँ बैठे हो ना, जहाँ बैठे हो वहाँ कोई मूवमेंट लगाओ m, वहाँ आप कोई मूवमेंट लगाओ m। जैसे आप कोई मूवमेंट लगाओगे m यहाँ पे, तो ये a पॉइंट पे क्या मूवमेंट इंट्रोड्यूस होगा, a पॉइंट पे इंट्रोड्यूस हुआ एम ए। और अगर फार्दर एंड फिक्स्ड है तो वो उसका आधा होगा, एम ए इज इक्वल्स टू एम बाई टू। रख दो इधर, आ गया कि नहीं आया? तो कैरी ओवर फैक्टर जो फिक्स्ड है उसके लिए कितना हो गया, हाफ। कैरी ओवर फैक्टर यहाँ मूवमेंट m लगा दिया मैंने, कोई भी पोर्शन था, यहाँ बैठ जाओ तुम, तो यहाँ बैठ जाओ b, भले से ये b बना लो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ मूवमेंट m लगाया, तो a पे कोई मूवमेंट आ सकता है कभी? कभी नहीं आ सकता। तो एम ए बाई एम क्या हो गया, जीरो। ये कंसेप्ट है इसका कि हम कोई मूवमेंट लगा रहे हैं तो उसका क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने, ये b पॉइंट है, मैंने b पॉइंट पे इस बार मूवमेंट लगाया m, तो देखो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब ये जो पहले अगर सेम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ए कितना ले रहा था, आधा ले रहा था, बट यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी वजह से कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। यानी कि जो मोमेंट ए है ना वो m बाय 2 से ज़्यादा मूवमेंट टैकल कर सकता है। अदरवाइज आप इसको पहले कैसे ले रहे थे, एम ए बाई टू ले रहे थे, पहले तो एम ए बाई टू ले रहे थे, अब क्या बोलेंगे, अरे यहाँ ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ज़्यादा टैकल कर सकता है, तो इसलिए इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या है, ग्रेटर देन हाफ। वहीं इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे मूवमेंट m लगाया, b पे पॉइंट पे बैठ गए, टुन्नू भाई को हम बिठा देते हैं, और b पॉइंट पे बैठा तो m लगाया मूवमेंट, तो मूवमेंट a पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, एम ए इंट्रोड्यूस हुआ। अगर एम ए इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे ये जो आई है ये छोटा है, ये 2i कह लो, 3i कह लो, या n टाइम्स i कह लो, कुछ भी कह लो, ये ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, आधे से कम मूवमेंट लेगा यार ऑब्वियसली।
तो यहाँ पे मैंने कैरी ओवर फैक्टर क्या कर दिया, लेस देन हाफ कर दिया, और इसको क्या कह दिया, ma/m कह दिया। आई बात समझ में? और एक बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है न्यूमेरिकल फॉर्म में, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में। ये तो आपको एज इट इज रटना है। ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है जिसमें ये हिंज है एट सी, एक इंटरनल हिंज है एट सी। अगर आपने मूवमेंट लगाया एट बी एम, मूवमेंट लगाया एट बी एट एम, तो ए पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है सर एम ए। उन दोनों का रेशियो क्या होगा, कैरी ओवर फैक्टर होगा ma/m। उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, a/b के बराबर होगी। a/b क्या है, जो फिक्स्ड एंड से इंटरनल हिंज का डिस्टेंस है वो a है, और इंटरनल हिंज से प्रॉप्ड एंड तक का डिस्टेंस है b। तो उन दोनों के रेशियो को कैरी ओवर फैक्टर कह रहे हैं। याद रखना a जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से हिंज तक का है, वो ऊपर जाएगा, वो a यहाँ आएगा। ऐसा नहीं b/a कर दो गलती से, अगर ये घुमा दे कहीं, तो याद रखना इस चीज़ को, फिक्स्ड से हिंज तक वो ऊपर लेना न्यूमरेटर में, और हिंज से हिंज तक उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देना। मैं ऐसे याद रखता हूँ, फिक्स टू हिंज ऊपर, हिंज टू हिंज नीचे, तो ऐसे कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो आई होप मैंने कैरी ओवर फैक्टर का कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। हेंस एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि आपको कंक्लूजन बता दूं, इसका मतलब क्या है। हेंस इसका मतलब है कुछ भी मूवमेंट आए, कुछ भी मूवमेंट अप्लाई करो, 100 अप्लाई करो, 200 अप्लाई करो, या 10 किलो न्यूटन अप्लाई करो, इज अप्लाइड एट नियरर एंड, जहाँ बैठे हो, जहाँ टुन्नू भाई बैठे थे वहाँ लगाए, हाफ ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड टू दी फार्दर फिक्स्ड एंड। ये बात फिक्स है कि आपने कुछ भी मूवमेंट लगाया उसका आधा ही एम पे ट्रांसफर होगा। और ये किन चीज़ों के लिए वैलिड है, ये सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए वैलिड है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर सबसे आसान है हमारे लिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आप फिक्स्ड एंड पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लगाओ वहाँ मूवमेंट, उसका आधा आपको दूसरे फार्दर एंड पे भेजना है, क्योंकि फार्दर एंड क्या है, फिक्स है। इसका एक क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है 100 किलो न्यूटन लगा दिया बी पे, बताओ मूवमेंट एट ए क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करो, कैरी ओवर फैक्टर से करो। आप कोई सॉल्यूशन मत लगा लो, अब सॉल्यूशन निकालने जाओगे टाइम लगेगा, और आंसर यही आने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो अपन ईजी से ईजी मेथड पकड़ें, तो कैरी ओवर फैक्टर हमारे लिए सबसे ईजी हो गया। हमें लग पता है कि एम बी पे क्या लगाया, एम बी पे हमने जो भी लगाया उसका आधा यहाँ पहुँचेगा, तो इसका आधा कर दो, 100/2, 100/2 50 किलो न्यूटन। आ रही बात समझ में? तो ये एक इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कैरी ओवर फैक्टर पे, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के। तो वही बात थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को छोटे से कन्फ्यूजन्स होते हैं वो दूर करूँ। एट द फिक्स्ड एंड नथिंग इज शेयर टू अदर एंड। जैसे कैरी ओवर फैक्टर है, अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे प्रॉप्ड एंड था। जैसे ही मैंने कहा कि मैं तो एक फिक्स्ड एंड ले लेता हूँ यार, दो फिक्स ले लेता हूँ, यहाँ एक मूवमेंट लगा दूँ एम, तो बताओ ये बी है, ये ए है, अब क्या होगा मूवमेंट एट ए। देखो ऐसे केस में यही मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आपका एक एंड जो है उसके पास क्या है, स्टिफनेस जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। स्टिफनेस जो होती है इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसको कुछ भी दोगे ना सब कुछ एब्जॉर्व कर लेगा। यानी कि इसके पास जो मूवमेंट जा रहा है ना फिक्स्ड एंड पे, वो उसको रखेगा ही रखेगा, उसको वापस नहीं दे देगा। अगर आपने यहाँ मूवमेंट ए भी लगाया है, लोड पी लगाया था, मैंने कह दिया पीयूष भाई अपन यहाँ मूवमेंट टुन्नू भाई को यहाँ बिठा दो, चलो बैठा दिया, या मूवमेंट लगा दिया एम, तो बताओ ये क्या, ये ma/2 होगा क्या वापस से? नहीं यार, अब यहाँ पे जो मूवमेंट आना है वो एज पर बेंडिंग मूवमेंट आना है, वही देखेंगे। बट ये जो पॉइंट बी था ना, इसके ऊपर मूवमेंट लगाया क्योंकि इसकी स्टिफनेस इस जॉइंट की इन्फिनिटी है मैथमेटिकली हमारे लिए, तो सारा के सारा क्या करेगा, खुद ही एब्जॉर्व कर लेगा, खुद ही उसको पी लेगा, तो उसका इफेक्ट आपको दूसरे पॉइंट पे नहीं दिखेगा। इसलिए ही आपको बुक्स के अंदर बार बार ये जो दूसरा एंड होता है ना, इसको प्रॉप्ड एंड दिखा देंगे, या हिंज्ड एंड दिखा देंगे, या आपको ये इंटरमीडिएट हिंज दिखा देंगे यहाँ, और ये लो, ठीक है, और यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ मूवमेंट लगा देंगे एम, बोलो अब ए पे क्या गया, तुम बोलोगे m/2 गया, ठीक है। तो ये वो वाला कंसेप्ट है। तो आई होप मैंने ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भी बच्चों का यहाँ पे दूर कर दिया है। बुक्स में भी ये कन्फ्यूजन ढंग से क्लियर नहीं होता है। तब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो था ना, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप कंबाइन करेंगे अब, और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे बीम्स का एंड गिवन स्ट्रक्चर्स का। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन जो हमने
डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ा था ना, मोर और लेस वही है। क्या पढ़ा था कि सर क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आने वाला डिफ्लेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन भी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आने वाला डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन वो भी पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव और डेल्टा ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज नेगेटिव। ये बिल्कुल वहीं की वहीं वैसा ही वैसा करना है। अब आपको फिर से एक और सीरीज मिलने वाली है जो मैं बोलूँगा, ये बच्चे इसको फिर से रटो, ये है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स की। वैसे फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ नहीं, आपको स्लोप डिफ्लेक्शन में भी काम आएगा। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपको मतलब आपको जो 2 पॉइंट फिक्स्ड बीम है ना उसके अंदर तो डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर देगा, वो मैं समझाऊंगा नीचे कैसे, पर आपको पहले ये टेबल याद करनी है। इस टेबल में क्या है वो मैं बता देता हूँ। इस टेबल में मैंने दिखाया एक फिक्स्ड बीम है और उसके 2 पॉइंट्स है, ए है बी है। इस पे लोड लगाया P, सेंटर पे लगाया लोड P L/2 डिस्टेंस पे। तो इस P की वजह से एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे क्या गया MAB सो बार इसलिए लगा दिया क्योंकि फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, आपको बिल्कुल रट लेना है ये। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑफ AB इज -PL/8। मैं क्योंकि सबका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, आपने देखा होगा सब में मैंने क्लॉकवाइज ही बनाया है, सब मैं क्लॉकवाइज बनाऊंगा, मैं डायरेक्शन नहीं बदलूंगा। तो बच्चों को याद रहता है, माइनस याद कर लेते हैं वो, है ना, इसलिए कन्फ्यूजन दूर रहेगा। सबको क्लॉकवाइज बनाया, ये क्लॉकवाइज बनाया और लिख दिया इसके आगे -PL/8। तो इसका मतलब रियलिटी में कैसा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रहा है, तो मैं माइनस के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। ओके, सो M/AB इज -PL/8, M/BA इज +PL/8। यानी कि एक फिक्स्ड बीम, उसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर आपने लोड लगा दिया कोई भी P सेंटर पे, तो क्या फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, -PL/8 +PL/8। अब आपने किसी भी इसको A पे पहुंचा दो और दूसरे पॉइंट से B पे, और उसकी ओवरऑल लेंथ L ही है, तो इस लोड की वजह से जो मूवमेंट आया फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, यानी कि एंड पे जो फिक्स्ड एंड्स हैं इन पे जो मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो क्या है, -PAB²/L²। किसके लिए, AB के लिए, और BA के लिए +PA²B/L²। याद करना है ये, ठीक है। UDL लगा देते हैं, पूरे सेक्शन पे UDL फैला हुआ है सर, पूरे सेक्शन पे UDL फैला है। तो लेफ्ट वाला यानी कि MAB इज -WL²/12, राइट वाला यानी कि MBA इज प्लस का WL²/12। ओके, अब लीनियरली वेरिंग लोड भी लगा देते हैं। लीनियरली वेरिंग लोड तुम MAB यानी कि ये वाला, इस लीनियरली वेरिंग लोड की वजह से जो फिक्स्ड एंड मोमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है माइनस का WL²/30 हुआ है, और यहाँ जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये WL²/20 हुआ है, ये पॉजिटिव का है। ये तो डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल में पूछ लेता, बता दो इनमें से इसका मोमेंट कितना है, इसका कितना है। ओके, तो और थोड़ा सा इसको थोड़ा अपन आगे चले जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, बट मैंने इसको बुक्स में देखा है, मैंने सोचा बता ही देता हूँ, क्या पता आ जाए तो लिख तो लें, याद तो कर ही सकते हैं, याद कर ही रहे हैं। तो ऐसा लीनियरली वेरिंग लोड जो सेंटर पे मैक्सिमम होता है और वापस से 0 पे डिक्रीज हो जाता है और 0 से स्टार्ट होता है, ऐसा वाला लीनियरली वेरिंग लोड, और ये सेंटर पॉइंट W है। तो लेफ्ट में जो मोमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो माइनस का 5/96 WL² है, और राइट में जो हुआ है वो प्लस का 5/96 WL²। अब UDL आ जाए फिक्स्ड एंड मोमेंट पे किसी भी पॉइंट A तक, और बचा कुचा पोर्शन क्या हो गया L-A, तो उसका क्या हो जाएगा, ये जो है मोमेंट यहाँ पे ये प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना है, दोनों ही पहली बार प्लस के आ रहे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अपने आप प्लस माइनस जो है यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना, यहाँ मैंने प्लस का लिखा है WA²/12 इंटू, यहाँ जगह नहीं दी तो सोचा यहाँ ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, 6L² - 816A + 3A², और ये जो राइट में है MBA, बार लगाने से पता लग रहा है हमको कि ये फिक्स्ड की बात कर रहा हूँ। तो WL²/12 इंटू 4L - 3A, ये 3A है, ये भी याद कर लें। अब ये तो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने, मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये मूवमेंट अपने आप में क्या है, +M है, ये ध्यान रखना, मूवमेंट अपने आप में क्या है, +M है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में यूँ दिख जाए ऐसा M, तो भाई उसको माइनस लेना अपने आप लिखते टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लॉकवाइज है M लिया है, L/2 पे लगाया, तो कि यहाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या इंट्रोड्यूस हुए, ये होता है M0/4 और ये हो गया M0/4, दोनों कौन किस में हो रहे हैं, पॉजिटिव में हो रहे हैं, प्लस का M/4 प्लस का M/4।
अब इसको पहुंचा देते हैं कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट ए और बी पे। अब और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो एम बार ए बी यानी कि फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी है ना, इस प्लस का और बाकी इक्वेशन आ गई तो ये अपना प्लस माइनस कर लेंगे ना। तो m इंटू बी बाई एल स्क्वायर 3a माइनस एल और प्लस का एम ए बाई एल स्क्वायर इंटू 3b माइनस एल। ये b वाले के लिए, ये a वाले के लिए, ये वाला बी ए के लिए और ये वाला ए बी के लिए लिखने हैं आपको, और ये बिल्कुल याद करने हैं। अब डिफ्लेक्शन की वजह से और आते हैं कि जैसे कि आपने ये फिक्स्ड बीम का पॉइंट बी है, इसको डेल्टा से डिफ्लेक्ट कर दिया। मार्क माय वर्ड्स, इसको ध्यान रखें, अगर इस पर कोई लोड नहीं है, बी जो है ईल्ड कर गया है, ऐसा आपको बहुत सुनने को मिलेगा। ईल्ड का मतलब नीचे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, कहीं भी वो डिफ्लेक्ट कर गया है। अभी मैंने बताया नीचे की ओर इसने डिफ्लेक्ट किया है। ओके, तो इसके डिफ्लेक्शन से जो फिक्स्ड एंड है इनके अंदर एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस होगा। याद करो पहला लेक्चर इसका L3 का, जब मैंने आपको डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट कराया था, मैंने कहा था अगर कोई भी चीज़ यील्ड करती है तो उसकी वजह से एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड पॉइंट्स पे। तो ये वही है, क्या है, एम ए बी माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे डेल्टा कौन सा है सर, पॉजिटिव तब लेंगे जब वो क्लॉकवाइज की वजह से आएगा। यहाँ पे कैसा है, देखो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे डेल्टा क्या हुआ, पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिख दिया, लिखा नहीं मतलब ऐसे ब्रैकेट में, पर समझ गए ना क्या है। अब इसका उल्टा कर देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। कैसे, बी को ऊपर डिफ्लेक्ट कर दिया मैंने डेल्टा से, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट हुआ, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और कोई भी रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल मीनिंग तो क्या, माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर ही है। जब डेल्टा लूंगा वहां बस मैं माइनस डेल्टा लिख दूंगा, ये देखो माइनस 6 ई आई माइनस डेल्टा बाई एल स्क्वायर, दोनों के लिए, एम बी ए के लिए भी और एम ए बी के लिए भी। इससे आपको क्लियर हो रहा है कैसे डेल्टा देखना है रोटेशन के साथ। अब एक और पोर्शन भी है, जैसे कि कई बार आपको ये जैसे एक नहीं दोनों ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट करते हुए मिलते हैं, तो आप इसको कैसे इमेजिन करोगे। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो यार कि जैसे हमने ऊपर वाला किया था, ए को ऐसे मान लो, ए के रेस्पेक्ट में बी, ये कितना हुआ, ऐसे इसको एक्सटेंड करके देखो, ये हुआ सर डेल्टा 1, तो ये पूरा कितना है सर, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। आई बात समझ में, देख रहे हो ना, तो ये कितना है, क्लॉकवाइज है, और ये कितना हो गया, माइनस 6 आई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये गेम आया कि नहीं आया समझ में। अगर ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर नीचे हो जाए तो आप एक पॉइंट को यूँ एक्सटेंड करना और देख लेना, हाँ भाई इसके रिस्पेक्ट में और कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेके सॉल्व कर देना फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए। अब एक और स्टैंडर्ड है फिक्स्ड एंड मूवमेंट का कि एक एंड हिंज है और एक एंड फिक्स है। तो जो फिक्स्ड एंड है इसको मैं नीचे लेके गया हूँ, ध्यान रखना, फिक्स्ड एंड को नीचे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिया है। डाउनवर्ड क्यों दिया है, क्योंकि सर ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज कैसा हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ क्या मूवमेंट ए पे तो आने से रहा, क्योंकि ये तो हिंज ही नहीं है, या सॉरी हिंज है तो यहाँ मूवमेंट तो आने से रहा, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, ये हिंज है। फिक्स कहाँ पे, ये रहा, तो यहाँ मूवमेंट क्या आ जाएगा, माइनस 3 ई आई डेल्टा बाय एल स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से ये इसके रिस्पेक्ट में ऊपर गया है, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस 3 ई आई में माइनस डेल्टा बाय एल स्क्वायर कर देंगे। पर कई बार सर क्वेश्चंस में क्यों सर अपन ने ये देखा हुआ है कि सर वहां पे हिंज को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, आप कैसे उस चीज़ को विजुअलाइज करें। वो एक्चुअली इनडायरेक्टली वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखो यहीं कर देता हूँ इसके बगल में ही, नाउ सी, ये रही हिंज और ये रहा फिक्स। हमने कर दिया, हिंज को ऊपर पहुंचा देते हैं पहले, है ना, ये लीजिए सर। पहली चीज़ तो ये कैसा रोटेशन हुआ है सर, क्लॉकवाइज हुआ है। क्लॉकवाइज हुआ है तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, ये हुआ हिंज का पॉइंट और बी वहीं पे,
बी वहीं पे, तो इसकी वजह से भी एक रोटेशन मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ आना है पक्का है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, आप इसको ऐसे देखोगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी जो है नीचे चला गया। आप ए पे टुन्नू भाई को बिठा दो, उसको क्या लगेगा, अरे ए ऊपर नहीं जा रहा, उसको लगेगा बी नीचे जा रहा है। अगर बी नीचे जा रहा है तो उसको ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? तो आप रिलेटिज्म को कैसे देखोगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज था, देखो अभी ये भी क्लॉकवाइज ही है, तो क्या हो गया पॉजिटिव। और ये वाला तो आपको पता है -3 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर होता है। तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट को देखने का तरीका है। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा है आज, ये थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है। चलिए, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। बट मैं ये देख रहा हूँ, एक तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और इसमें जो ये अपने आप में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, मैं इसको अपने आप में एक चैप्टर मानता हूँ। बेसिकली आप बुक्स में इसको एज अ चैप्टर ही पढ़ेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए मैं अब है ना इसके ABC पार्ट बनाता हूँ, यानी कि ये जो अभी तक आपने वीडियो देखा ये पार्ट ए है, और अगला जो पार्ट आएगा वो अपने आप बी होगा। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते चलेंगे। तो फॉर नाउ आई थिंक इट्स ऑलरेडी प्रिटी मच नियर टू 45 मिनट्स। तो बेटर रहेगा पहले आप ये देख लें थियोरेटिकल पार्ट, फिर हम स्टेप्स देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल में कराऊंगा आपको। एक बार सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको कभी भी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से डर नहीं लगेगा। तो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, and I request you people to subscribe this channel and help me in growing this channel. So thank you very much.